Hey guys, welcome back to Ignite Chemistry. This is Vivek and today we're going to discussing about a new topic, percentage composition, empirical formula and molecular formula. So let's get started. So first हम डिस्कस करेंगे percentage composition. तो percentage composition of any element in a compound is the number of part of the mass of that element present in 100 part by mass of the compound. तो एक कंपाउंड का जो मास होता है अगर वो 100 पार्ट्स है और उस 100 पार्ट में कितना पार्ट का एक एलिमेंट का मास परसेंटेज है वो हम बोलेंगे परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन. तो परसेंटेज कंपोजिशन को मास परसेंटेज भी बोला जाता है. तो मैथमेटिकली परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन क्या होता है? मास ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100. तो जैसे कि तुम अपना रिजल्ट का परसेंटेज निकालते हो सिक्योर्ड मार्क डिवाइड बाय फुल मार्क इनटू 100, तो इसी तरह परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन भी उसी हिसाब से हम निकालते हैं. क्या करेंगे? पहले हम वो कंपाउंड का पूरा मास नीचे लिखेंगे, उसके बाद वो एलिमेंट का मास लिखेंगे, उस हिसाब से हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे. तो ये बहुत ही ईजी है. तो एक एग्जाम्पल के साथ उसको समझते हैं. कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखते हैं CO2. तो कार्बन डाइऑक्साइड में 3 एटम है, एक कार्बन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है. ठीक है, तो हम ऑक्सीजन का एंड कार्बन का परसेंटेज निकालेंगे. ठीक है, तो पहले उसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं. मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है. तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44. तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया 44. तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कितना होगा? तो कार्बन का मास क्या है? कार्बन का मास है 12 अपन मॉलिक्यूलर मास क्या है 44 इंटू 100. तो इसको अगर हम निकालेंगे ये वैल्यू निकल के आएगा 27.27. तो ये हो गया मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसी तरह मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 अपॉन 44 इंटू 100. तो ये रेस्ट वैल्यू क्या आएगा? तो ये वैल्यू हमारा आएगा 72.73%. तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो. अगर एक का वैल्यू 27.27% हुआ, अगर 100 माइनस कर देंगे 27.27 से तो भी 72.73 आ सकता है. अगर दो एलिमेंट है, एक का परसेंटेज पता है तो दूसरा का परसेंटेज 100 माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा. लेकिन अगर 2 से ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं. ठीक है, तो मास परसेंटेज कंपोजिशन सबको समझ में आ गया. तो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखेंगे. कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन यूरिया. यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2. तो यहां पर कितना एलिमेंट्स है? यहां पर नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन 4 एलिमेंट है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन एक है. ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो मास होता है वो 14 होता है, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16. तो पहले क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे. मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 14, नाइट्रोजन 2 है, प्लस 4 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 16. तो ये हो गया 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16. अभी इसको अगर ऐड करेंगे ये हो जाएगा वैल्यू 60. तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया
इज इक्वल टू 60। तो यहां पर पूछा है ईच एलिमेंट का परसेंटेज निकालने के लिए, तो परसेंटेज ऑफ मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पहले निकालेंगे। तो नाइट्रोजन का वेट यहां पर क्या है 28 है, ये नाइट्रोजन का वेट है, ये हाइड्रोजन का वेट है, ये कार्बन का, ये ऑक्सीजन का। तो 28/60 इंटू 100, तो ये वैल्यू आएगा 46.27%। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ अभी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का 4/60 इंटू 100, तो ये वैल्यू आएगा 6.6%। तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन का क्या हुआ 12/60 इंटू 100, तो ये आएगा 12 को 60 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 5, तो 5 को 100 कैंसिल करेंगे तो 20%। उसी तरह मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16/60 इंटू 100, तो ये आएगा हमारा 26.7%। तो ऐसे निकालते हैं मास परसेंटेज ऑफ ए एलिमेंट इन ए कंपाउंड। तो समझ में आ गया। तो उसके बाद देखेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो वेरियस एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होता है वो एटम का जो सिंपल रेशियो होता है उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो उसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हो गया बेंजीन। तो बेंजीन का जो फॉर्मूला है वो है C6H6, ये फॉर्मूला है उसका। और ये फॉर्मूला का जो सिंपल रेशियो होगा, देखो यहां पर 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, और ये 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन को अगर मैं डिवाइड करता हूं, मतलब हर हाइड्रोजन कार्बन में 6 डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा C1H1। तो इसको बोलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसको बोलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये होता है सिंपल रेशियो। अगर ये जो कार्बन के एंड हाइड्रोजन के बीच में जो कॉमन फैक्टर होता है उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे दोनों में, तो वो जो बचेगा वो होगा सिंपल रेशियो। तो सिंपल रेशियो इसका हो जाएगा C1H1। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया C6H12O6। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका जो कॉमन रेशियो होगा वो होगा सिंपल रेशियो, वो C1H2O1। तो ये हो जाएगा उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इसी तरह हर कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन होगा, ठीक है, अगर हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन होगा तो वो परसेंटेज कंपोजिशन से एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन। तो हमें क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया होगा, उस परसेंटेज कंपोजिशन से हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए एक प्रॉपर मेथड होता है, वो मेथड हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो वो मेथड के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, उस एग्जाम्पल से हम मेथड देखेंगे। ठीक है, तो देखो, एक कंपाउंड कंटेन 0.7% of hydrogen, 24.27% of carbon, 71.6% of chlorine, and its molar mass is 98.96 gram. What are its empirical formula? ठीक है, तो हमें परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया है, वो परसेंटेज कंपोजिशन से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे।
तो उसके लिए जो स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 में हम स्टेप वाइज देखेंगे ईच एंड एवरी स्टेप में क्या करेंगे। तो स्टेप 1 में कन्वर्सेशन ऑफ मास परसेंट टू ग्राम, जो मास परसेंट दिया गया होगा उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले एलिमेंट लिख देते हैं। पहले हमारे पास है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है कार्बन, थर्ड एलिमेंट है क्लोरीन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो है 4.07%, कार्बन का जो परसेंटेज है दैट इज 24.27% एंड क्लोरीन का जो परसेंटेज है वो 71.65%। ठीक है, अभी उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.07 ग्राम, ये हो जाएगा 24.27 ग्राम एंड ये हो जाएगा 71.65 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया। पहले क्या करेंगे, मास परसेंटेज को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, बस इतना ही करना है फर्स्ट स्टेप में। स्टेप टू में क्या करना है, कन्वर्ट द नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच एलिमेंट, इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। अभी एक का मास दिया गया है तो उसको मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये तो हमें पता है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास। ठीक है, एटम होगा तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 है एंड कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है। ये तो हमको पता है। अभी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, अभी हाइड्रोजन का मोल निकालेंगे। हाइड्रोजन, कार्बन, पहले कार्बन लिख देते हैं, उसके बाद क्लोरीन। तो यहां पर हेडिंग दे देंगे मोल। तो हाइड्रोजन का मास क्या है 4.07 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 4.07 मोल। कार्बन का क्या होगा, कार्बन का दिया गया है 24 थोड़ा नीचे लिखेंगे, कार्बन का होगा 24.27 अपॉन 12। देखो, तो यहां पर हमारा जो वैल्यू दिखा रहा है वो 24.27, तो अप्रोक्सीमेटली हम क्या ले सकते हैं 24। तो अगर अप्रोक्सीमेटली 24 लेंगे तो 24 अपॉन 12, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेता हूं तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 मोल। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन का क्या दिया गया है 71.65 अपन 35.5। देखो, अगर इसको 71.65 को मैं अप्रोक्सीमेटली 71 लेता हूं अपन 35.5, तो ये हो जाएगा 2 मोल। देखो, जब एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन आता है तो हमारे पास कोई कैलकुलेटर नहीं होता है और हमारे पास एक टाइम लिमिट होता है। तो इस टाइम के अंदर हम उस वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए। तो इसीलिए हम ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो आंसर आएगा वो सेम ही होगा, आप मतलब आसपास ही होगा, तो वो गलत नहीं होगा, वो मार्क मिलेगा। ठीक है, तो हमें मिल गया यहाँ पर 4.07 मोल, मैं इसको अप्रोक्सीमेटली ले सकता हूँ 4 मोल, यहाँ पर 2 मोल, यहाँ पर 2 मोल। समझ में आ रहा है? तो सेकेंड स्टेप क्या है कि जो एलिमेंट का मास होगा वो मास से हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो मोल का फॉर्मूला यहां पर हो गया हमारा। ठीक है, स्टेप 2 कंप्लीटेड। अभी स्टेप 3 में आएंगे, डिवाइड ईच ऑफ दी
मोल वैल्यू obtained above by smallest number among them। तो ये जो 3 वैल्यू हमको मिला, एक मिला 4 मोल, एक मिला 2 मोल, एक मिला 2 मोल। इन तीनों में सबसे छोटा वैल्यू क्या है? 2 मोल है। यस और नो? छोटा वैल्यू जो है वो 2 मोल है, तो ये 2 मोल सब में डिवाइड करेंगे। तो इसका सिंपल मोलर रेशियो क्या होगा फॉर हाइड्रोजन के लिए? तो 4/2, तो ये हो जाएगा 2 मोल। कार्बन के लिए क्या होगा? 2/2, तो ये हो जाएगा 1। क्लोरीन के लिए हो जाएगा 2/2, दैट इज इक्वल टू 1। तो हमें एक वैल्यू मिला, सिंपल वैल्यू, जो 2 1 1। तो यहां से तो मैं यहां पर लिख देता हूं, कार्बन का हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1। तो राइट डाउन द एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय मेंशनिंग नंबर आफ्टर राइटिंग द सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रेस्पेक्टिव एलिमेंट। तो यहां पर हमको एक कार्बन मिला, तो ये यहां पर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा कि ये जो एलिमेंट हमको मिला वही होगा उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो कार्बन हो जाएगा 1, हाइड्रोजन हो जाएगा 2, क्लोरीन हो जाएगा 1। तो ये रहा उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो CH2Cl, तो ये रहा उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो फिर से एक बार बता देता हूं, कन्वर्ट द मास परसेंटेज इनटू ग्राम। मास परसेंटेज से ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम से मोल में कन्वर्ट करेंगे, मोल से उसका सिंपल रेशियो, मोलार रेशियो निकालेंगे। सिंपल मोलार रेशियो, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो वैल्यू को लेके सब में डिवाइड करेंगे, तो हमको एक सिंपल रेशियो निकलेगा। वो जो सिंपल रेशियो निकलेगा वो होगा उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पर और एक एग्जाम्पल लेंगे और एक एग्जाम्पल करेंगे तो और थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर हम एक टेबुलर मेथड यूज करेंगे। इतना सारा स्टेप जो हमने पढ़ा है उसको एक टेबल में बनाएंगे तो और थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक कंपाउंड दिया गया है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को लेके एक कंपाउंड बना है। उसका परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन का दिया गया है, हाइड्रोजन का दिया गया है। देखो, अभी ऑक्सीजन का परसेंटेज हमको ये क्वेश्चन में नहीं है, तो क्या करेंगे? हमको पता है तीनों एलिमेंट का अगर ऐड करेंगे तो 100 होगा। अगर 2 का परसेंटेज पता है तो तीसरा का परसेंटेज 100 माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो एलिमेंट है हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो सिंबल लिखेंगे CHO। तो कार्बन का जो परसेंटेज है वो है 40.687%। हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो 5.085%। एंड ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होगा तो ये हो जाएगा 40 यहां पर अगर कैलकुलेट करेंगे तो 40.687 प्लस 5.085, तो ये 12 हो जाएगा, 16, 17, ये हो जाएगा 6.45.672। ठीक है, तो अगर यहां पर 100 से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितना निकल के आएगा? तो ये वैल्यू निकल के आएगा 54.228। तो यहां पर लिखेंगे 54.228। ठीक है, तो अभी सबका परसेंटेज हमको मिल गया। अभी कार्बन का, उसके बाद क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या है? 12 है। हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है।
तो मोल ऑफ द एलिमेंट, मोल निकालेंगे, ये हो जाएगा 40.687 अपॉन 12, ये हो जाएगा 5.085 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 54.228 अपॉन 16। तो अगर इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ये अराउंड आएगा हमारा 3.3, इसका रेशियो आएगा 5.085, ये तो वैल्यू उतना ही रहेगा, लेकिन इसका जो रेशियो आएगा वो हो जाएगा 3.3। तो ये 3.3, ये 5, ये 3.3, ठीक है। अभी ये 0.85 को निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 5, ये 3.3, ये 3.3। उसके बाद सिंपल रेशियो, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 3.3 है, तो सब में 3.3 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.3 अपॉन 3.3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 अपॉन 3.3, तो ये अराउंड आएगा 1.5। उसके बाद ये 3.3 अपॉन 3.3, तो ये आएगा 1। देखो ये वैल्यू हमने अप्रोक्सीमेटली लिया है, 0.5 के आसपास आएगा। तो क्या करेंगे, उसमें सब में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो नंबर है ये एक होल नंबर नहीं है, यहाँ पर 0.5 के एक होल नंबर नहीं है, तो 0.5 को एक होल नंबर कन्वर्ट करने के लिए 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3। तो सब में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्बन 2 है तो C2H3O2, तो ये हो जाएगा उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो समझ में आ गया। तो ये जो मेथड हमने लिख के स्टेप वाइज पढ़ा था, उसको हमें टेबल में बना सकते हैं, और टेबल जो मेथड होता है वो इजी होता है और एक जगह में सारा चीज रह जाता है, और उसमें कोई मतलब स्टेटमेंट वगैरह लिखने को नहीं पड़ता, तो ये बहुत इजी होता है। तुम ये वाला मेथड भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर पता है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर एग्जैक्ट टाइप ऑफ कितना एटम प्रेजेंट है उसको बताना होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एग्जैक्ट टाइप ऑफ एटम हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हो गया C1H1, ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला बेंजीन। लेकिन यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता चलता, कितना कार्बन है कितना हाइड्रोजन है। अगर इसको मैं कन्वर्ट करूंगा C6H6 में, तो यहां से पता चलता है एक बेंजीन के अंदर 6 कार्बन एटम है, 6 हाइड्रोजन एटम है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला मुझे पता है तो वहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, तो डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला, वो भी एक मेथड होता है, स्टेप वाइज हम कैलकुलेट करेंगे। पहले हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल देंगे, जो पहले वाला मेथड हमने पढ़ा, जो अभी प्रीवियसली मैंने अभी समझाया। पहले क्या करेंगे, परसेंटेज दिया गया होगा तो परसेंटेज से मास में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज को मास में कन्वर्ट करेंगे, मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे, मोल का सिंपल रेशियो लेंगे। अगर सिंपल रेशियो आ रहा है एक होल नंबर तो होल नंबर ले लेंगे, वो हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगर सिंपल रेशियो में कोई फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जहां से एक होल नंबर निकल जाता है, तो वहां हो जाएगा हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है तो उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय मास एडिंग द एटॉमिक मास ऑफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल मास निकालेंगे, फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल जो फॉर्मूला था उसका मास निकालेंगे। उसके बाद द वैल्यू ऑफ एन निकालेंगे। तो एन क्या होता है, एन होता है मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास के बाद मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला
फॉर्मूला मास, तो डिवाइड करेंगे तो हमें वो फैक्टर पता चलेगा। तो n क्या है, एक फैक्टर है, जो फैक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर जो फैक्टर है वो 6 है, एक होल नंबर फैक्टर है, जो फैक्टर से हम पता चलेगा कि एक्चुअली में उसमें कितना एटम प्रेजेंट है। तो n वैल्यू निकालने के बाद मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला बाय n टू गेट द होल मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो जो n जो हमें निकालेंगे उसी n को एम्पेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? पहले क्या करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद एम्पेरिकल मास निकालना है। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करेंगे तो हमको n का वैल्यू मिलेगा। जो n का वैल्यू मिलेगा उसको एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो वो कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो देखो यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, ए वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन हाइड्रोजन ओनली। तो हमारे पास एक गैस है, जो गैस के अंदर कार्बन एटम है एंड हाइड्रोजन एटम है। बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव्स 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.690 ग्राम ऑफ वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट। अगर हम वो गैस को ऑक्सीजन प्रेजेंस में बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो हमको वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है, लेकिन वो गैस के बारे में पता नहीं है। लेकिन वो गैस कार्बन और हाइड्रोजन लेके बना है। ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वेट 11.6 ग्राम। उसी गैस का 10 लीटर का जो वॉल्यूम होता है उसको अगर वेट करेंगे तो वेट होता है 11.6 ग्राम। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, मोलर मास ऑफ द गैस एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द गैस। तो ये तीनों चीज पूछा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी पूछा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ भी पूछा है एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमको पूछा है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले हम क्या करेंगे, जो जो चीज हमको दिया गया है वो लिख लेंगे। तो गिवन दैट, क्या दिया गया है, पहले हमको दिया गया है वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का वेट दिया गया है, तो लिखो वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 3.38 ग्राम एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है वो 44 ग्राम होता है। ये तो हमको पता है। तो ये 44 ग्राम में कार्बन कितना प्रेजेंट रहता है? कार्बन 12 ग्राम होता है, क्योंकि 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिला के तो 44 हुआ है ना। तो उसका मतलब ये हुआ कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड contain is equal to 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 12 ग्राम कार्बन प्रेजेंट रहता है। तो हमारे पास कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड? 3.38। तो 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितना कार्बन प्रेजेंट रहेगा? तो ये हो जाएगा 12/44 इंटू 3.38। तो अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या निकल के आएगा? इसका वैल्यू निकल के आएगा 0.9218 ग्राम ऑफ कार्बन। तो इतना ग्राम का कार्बन प्रेजेंट है किसके अंदर? 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है, तो वेट ऑफ कार्बन हमको मिल गया। तो इसी तरह वेट ऑफ वाटर दिया गया है। वेट ऑफ वाटर क्या है? वेट ऑफ वाटर है 0.690 ग्राम। ठीक है, तो वाटर का वेट कितना है? वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 18 है। तो वो 18 कहां से आया? 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो मतलब 18 ग्राम वाटर के अंदर
2 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहां से हम हाइड्रोजन का मास निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 18 ग्राम of water contain is equal to 2 gram of hydrogen। अगर 18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हमारे पास कितना वाटर है? 0.690 ग्राम ऑफ वाटर। तो उसमें कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा? कितना हाइड्रोजन कंटेन करेगा ये हो जाएगा 2/18 इंटू 0.690। तो ये वैल्यू हमें निकल के आएगा 0.0767 ग्राम। तो इतना वेट का हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। कितना ग्राम ऑफ वाटर में? 0.690 ग्राम में। तो टोटल वेट कितना हुआ? टोटल वेट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हमें क्या मिला? पहले हाइड्रोजन मिला, इतना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, और इतना ग्राम ऑफ कार्बन। तो अगर इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगा? 0.9218 प्लस 0.0767। तो वैल्यू निकल के आएगा 0.9, ये हो जाएगा 7.5, ये होता है 7.8, ये हो जाएगा 9। तो 0.9885 इतना ग्राम हो जाएगा। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का वेट हो जाएगा 0.9985। ठीक है। तो यहां पर हमें कार्बन का वेट पता चल गया, हाइड्रोजन का वेट पता चल गया, लेकिन ये डायरेक्ट वेट से हम कुछ नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा? ये जो वेट है हाइड्रोजन का, ये जो वेट है कार्बन का, उस वेट को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे? मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड। कंपाउंड में मास परसेंटेज कार्बन क्या है? कार्बन का वेट है 0.9218 अपॉन टोटल मास है 0.9985 इंटू 100। तो ये वैल्यू निकल के आएगा 92.32%। तो सेकेंड का मास क्या होगा? मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन द कंपाउंड। देखो यहां पर दो ही कंपाउंड है, अगर एक का मास 92.32% हुआ तो दूसरे का मास क्या होगा? 100 माइनस 92.32। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 पॉइंट, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 0। ओके, ये होगा 7.68%। तो हम 100 से माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा। कोई ये वाला फॉर्मूला डाल के करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अभी हाइड्रोजन का मास परसेंटेज पता चल गया, कार्बन का मास परसेंटेज पता चल गया। अभी वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले मास परसेंटेज को क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो एलिमेंट है हमारे पास, टेबल वाला मेथड डालेंगे। एलिमेंट है हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसका परसेंटेज क्या है? 92.32, एक है 7.68। परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, इतना ही ग्राम होगा। तो उसके बाद उसका मोल निकालेंगे, कितना मोल होगा? कार्बन का वेट पता है 12 है, हाइड्रोजन का वेट 1 है, तो 92.32 अपॉन 12, और ये हो जाएगा 7.68 अपॉन 1। तो ये वैल्यू निकल के आएगा 7.39, ये निकल के आएगा 7.68। तो 7.39, 7.68,
तो अगर यहाँ से सबसे छोटा वैल्यू होता है 7.39, तो सब में 7.39, तो मोलर रेशियो निकालेंगे। मोलर रेशियो क्या होगा? 7.39 अपॉन 7.39, तो ये हो जाएगा 1। 7.68 अपॉन 7.39, ये भी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 1 आएगा। तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C1H1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया हमारा C1H1, तो ये हो गया कंपाउंड, एम्पिरिकल कंपाउंड। अभी एम्पिरिकल फॉर्मूला से हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है? एम्पिरिकल फॉर्मूला, मतलब बीट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। बीट 2 देखेंगे तो यहाँ पर मोलर मास ऑफ द गैस, मोलर मास के कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर दिया गया है वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ वेल्डिंग गैस फाउंड टू वेट 11.6 ग्राम। तो जो वेल्डिंग गैस का जो वेट है 11.6 ग्राम है, ठीक है। तो उसको लिखेंगे 10 लीटर ऑफ गैस ऑफ वेट इज इक्वल टू 11.6 ग्राम। अगर इतना वेट 11.6 ग्राम होता है तो हमें पता है 22.4 लीटर, ठीक है। ये कितना होता है? ये 1 मोल होता है। 22.4 लीटर मतलब 1 मोल, जो उसका मोलर मास होता है। तो हम 1 लीटर का निकालेंगे। 1 लीटर ऑफ गैस ऑफ weighing is equal to 11.6 अपॉन 10। तो उसी तरह 22.4 निकालेंगे। 22.4 लीटर ऑफ गैस ऑफ weighing is equal to 11.6 अपॉन 10 इंटू 22.4। तो ये वैल्यू हमारा निकल के आएगा अराउंड 26 ग्राम, ठीक है। अराउंड कितना आएगा? 26 ग्राम आएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या मिल गया? मॉलिक्यूलर मास 26 ग्राम। तो एम्पिरिकल मास क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला जो था वो था CH। तो C का हुआ 12, H का हुआ 1, तो ये हो जाएगा 13। तो ये हो गया हमारा एम्पिरिकल मास। तो हमको पता है n का वैल्यू कैसे निकलता है? एम्पिरिकल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो एम्पिरिकल मास यहां पर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, पहले लिखा जाता है मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास हो गया 26, एम्पिरिकल मास हो गया 13, तो ये आ जाएगा 2। तो n का वैल्यू 2 हुआ, तो मोलर फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला है C1H1, तो ये हो जाएगा C2H2। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो जो कंपाउंड होगा उसका फॉर्मूला, जो गैस होगा वो होगा C2H2, और जो C2H2 होता है उसको बोलते हैं इथाइन, और इसका और एक नाम होता है एसिटिलीन, ठीक है। तो ये हो गया उसका आंसर। तो ये हो गया बिट 2 का आंसर, ये हो गया बिट 3 का आंसर। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में हम हर एक चीज का कवर कर लिए। हम मोल कंसेप्ट कवर कर लिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला कवर कर लिए,
परसेंटेज कंपोजिशन से कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे, ये सारा चीज ये वाला क्वेश्चन से कवर कर लिए। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड ये सारा क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया होगा। ये बहुत एक लॉन्ग आंसर है, लेकिन धीरे धीरे समझ जाओगे तुम। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में क्या हुआ था, जब मैंने मोल कंसेप्ट डिस्कस किया था तो मोल कंसेप्ट में मैंने क्वेश्चन कुछ सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि वहां पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था मेरा लैपटॉप का, तो इसीलिए वो वीडियो वहां पर मुझे एंड करना पड़ा। लेकिन आज इस वीडियो में हम वो मोल कंसेप्ट का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अच्छे से मोल कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो मोल कंसेप्ट का एक क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग एट एसटीपी। तो वॉल्यूम निकालेंगे, कैसे वॉल्यूम निकालेंगे, देखो यहां पर दिया गया है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। देखो नाइट्रोजन एटम 14 ग्राम होगा तो ये कितना लीटर, ये पूछा है क्वेश्चन। वॉल्यूम एट एसटीपी मतलब कितना लीटर में है, ये कितना लीटर में है, ये कितना लीटर में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। हमें पता है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल। यस और नो? अगर 1 मोल होता है और 1 मोल का कोई गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, वो होता है 22.4 लीटर ऑफ गैस। तो ये वॉल्यूम होगा, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। यहां पर दिया गया है 6.022 इंटू 10⁻22 लिखा है 22 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। देखो हमें पता है जो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है वो होता है ऑफ अमोनिया, ये होगा 1 मोल। अभी हमारे पास दिया गया है 6.022 इंटू 10⁻22 1 मोल, तो ये तो 1 मोल नहीं होगा, लेकिन कितना मोल होगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 1/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻22। ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर नीचे रहेगा 10, तो ये हो जाएगा 1/10 मोल, और 1/10 कितना होता है, 0.1 मोल। हमें पता है 1 मोल जो है वो होता है 22.4 लीटर, तो 0.1 मोल कितना होगा, सॉरी 0.1 मोल कितना होगा, 2.2 लीटर, 2.24 लीटर। तो ये आंसर हो जाएगा 2.24 लीटर। समझ में आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन ये भी वही चीज दिया गया है, यहां पर दिया गया है 0.1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो अभी आंसर क्या होगा, वही होगा 2.24, क्योंकि ये मॉलिक्यूल काउंट करेंगे तो सेम ही होगा। 0.1 में सल्फर डाइऑक्साइड में जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा 0.1 अमोनिया भी उतना ही मॉलिक्यूल ऑक्युपाई करेगा, क्योंकि हमने एवोगाड्रोस लॉ में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, एवोगाड्रोस लॉ में हम ये पढ़ा था कि अगर दोनों गैस का वॉल्यूम सेम है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम रहेगा। तो हम इन्वर्सली बोल सकते हैं, अगर दोनों कंटेनर के अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो उसका वॉल्यूम भी सेम होगा। तो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी 2.24 होगा, इसका वॉल्यूम भी 2.24 होगा। समझ में आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड कंटेन 50% ऑफ एलिमेंट ए ऑफ एटॉमिक मास 10, 50% ऑफ एलिमेंट बी ऑफ एटॉमिक मास 20। तो ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये वही वाला क्वेश्चन हो गया, परसेंटेज दिया गया है, फॉर्मूला पूछा है, तो हम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, पहले हमारे पास 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है। वो दिया गया है 50% ए दिया गया है, 50% बी दिया गया है, और ए का जो एटॉमिक मास है वो 10 है, बी का जो एटॉमिक मास है वो 20 है।
तो 50% को क्या करेंगे, 50 ग्राम लेंगे, ये भी 50 ग्राम है, ये भी 50 ग्राम है। अभी ये 50 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50/10, तो ये हो जाएगा 5 मोल। तो ये हो जाएगा 50/20, हो जाएगा 2.5 मोल। अभी ये दोनों में सबसे छोटा है 2.5, तो ये मोलार रेशियो निकालेंगे, मोलार रेशियो। तो मोलार रेशियो क्या होगा, ये 5/2.5, ये हो जाएगा वैल्यू 2, ये हो जाएगा 2.5/2.5, ये वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो A कितना है, 2 है, B कितना है, 1 है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2B, तो आंसर हो जाएगा II, A2B, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर जिसका वॉल्यूम है 0.0018 ml एट रूम टेम्परेचर इज। कितना मॉलिक्यूल रहेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.0018 ml। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 18 × 10⁻⁻⁴ ml। तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, हमको पता है जो 1 मोल होता है, 1 मोल वाटर होता है, वो कितना वॉल्यूम कंटेन करता है, 22.4 लीटर, और इसको बोल सकते हैं 22,400 ml, ठीक है। इतना ml एक मोल वाटर कंटेन करता है। तो इतना ml वाटर होगा तो वो कितना मोल होगा, तो हम लिख सकते हैं 18 × 10⁻⁴ ml ऑफ वाटर इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे 18 × 10⁻⁴ अपॉन 22,400। तो ये वैल्यू जो निकल के आएगा वो मोल में आएगा। ये वैल्यू हमारा निकल के आएगा 8.03 × 10⁻⁸ मोल, ठीक है। तो इतना मोल का वाटर हमारे पास है, और हमको पता है एक मोल वाटर के अंदर कितना मॉलिक्यूल होता है, 6.022 × 10⁻23। अभी हमारे पास 8.03 × 10⁻⁸ मोल ऑफ वाटर है। तो ये क्या हो जाएगा, 6.023 × 10⁻23 इंटू 8.03 × 10⁻⁸। देखो, अगर तुम इसको कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पर दिया गया है, उसमें चूज करेंगे। देखो यहाँ पर 6.023 को मैं लेता हूँ 6, यहाँ पर 8.03 को लेता हूँ 8, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। यहाँ पर कोई आंसर 48 है, हाँ यहाँ पर है 4.84, तो ये होगा हमारा आंसर। तुम इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पूरा सॉल्व करोगे तो वैल्यू इतना ही आएगा, ठीक है। तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3, फॉर्मूला दिया गया है। तो सोडियम का जो वेट है दैट इज 23, कार्बन का जो वेट है दैट इज 12, ऑक्सीजन का जो वेट है दैट इज 16। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 × 23 प्लस 12 प्लस 3 × 16, तो 2 × 23 मतलब 46 प्लस 12, 3 × 16 मतलब 48, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 48 प्लस 12 हो जाएगा 60 प्लस 46, इसका मतलब है 106। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 106, ऑप्शन आई भी, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
At NTP, density of gas is 0.00445 gram ml. Then find out the VD. VD का मतलब होता है वेपर डेंसिटी. एंड मोलिकुलर मास. देखो एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें दिया था, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ, सॉरी वेट तो नहीं लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ गैस एट एनटीपी और एसटीपी अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी. हाइड्रोजन का डेंसिटी हर बार कांस्टेंट है, दैट इज 0.000089 और यहां पर डेंसिटी दिया गया है कोई भी गैस का 0.00445. तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा वेपर डेंसिटी का. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे. तो इसको लिख सकते हैं 445 इंटू 10 टू द पावर -5, तो -6 कर लेते हैं, इसको 6 कर लेते हैं, यहाँ पर एक 0 ऐड कर देते हैं, अपॉन 89 इंटू 10 टू द पावर -6. अब ये कैंसिल हो जाएगा, 89 445 कैंसिल होगा तो 50 हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 50. तो वेपर डेंसिटी हो गया हमारा 50. हमें मॉलिक्यूलर मास का एक फॉर्मूला पता है, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी. ये वाला क्वेश्चन मैंने जो हमारा एवोगाड्रोस लॉ था वहां पर सॉल्व किया था, वहां पर जाके देख सकते हो. तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी हो गया 50, तो ये हो जाएगा 100. तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया 100. तो समझ में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. वेट ऑफ 1.1 लीटर ऑफ गैस इज 2 ग्राम. फाइंड आउट इट्स वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास. तो जो भी एवोगाड्रोस लॉ का वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख लो पहले, तो ये वाला क्वेश्चन इजीली आ जाएगा. तो यहां पर दिया गया है, गिवन दैट weight of 1 liter of gas is equal to 2 ग्राम. वेपर डेंसिटी पूछा है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल लिख सकते हैं वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एनटीपी अपॉन वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी. अभी वेट ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन पता है हमको, और वेट ऑफ हाइड्रोजन कोई भी गैस का वेट दिया गया है 2 अपॉन हाइड्रोजन का जो वेट होता है वो 0.089 होता है. तो डाल देंगे यहाँ पर 0.089, तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो वैल्यू आएगा 22.47. ठीक है. तो वेपर डेंसिटी मिल गया, तो मोलर मास क्या होगा या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी. तो ये 2 इंटू 22.47 ये आ जाएगा 49.44. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 44.94. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml. देखो गिवन दैट क्या दिया गया है, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है 1 लीटर. अभी डेंसिटी दिया गया है 1 ग्राम पर ml. अभी ये ग्राम में दिया गया है, ये ml में है,
और ये लीटर में है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं 1000 ml। तो मास क्या होगा, मास इज इक्वल टू 1000 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 100 ग्राम, तो 1 kg हो गया। अभी इसका मास है तो ये हम कैलकुलेट करेंगे मोल में। मोल ऑफ वाटर क्या होगा, 1000 डिवाइड बाय एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास। वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 18 होता है, तो 1000 अपॉन 18, तो ये वैल्यू निकल के आएगा 55.5 मोल। तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये याद रखो, बहुत जगह में काम में आएगा। 1000 लीटर या 1 kg वाटर का जो मोल होता है वो होता है 55.5 मोल। तो एक मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है, 1 मोल वाटर कंटेन करता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। लेकिन यहां पर पूछा है नंबर ऑफ एटम। अभी 1 मोल इतना मॉलिक्यूल कंटेन करता है, तो एटम कितना कंटेन करेगा, एक हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल 3 एटम कंटेन करता है, तो 1 मोल वाटर में कितना एटम होगा, तो 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो यहां पर कितना मोल है हमारे पास, 55.5, तो ये क्या होगा 55.5 मोल वाटर कंटेन atoms equal to 55.5 into 3 into 6.022 into 10⁻23। तो ये वैल्यू आएगा हमारा, ये वैल्यू हमारा आएगा 1.003 into 10⁻26 नंबर ऑफ एटम। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो नेक्स्ट देखेंगे, तो ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को अभी मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए है। ये क्वेश्चन तुम खुद से बनाओ और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन का आंसर दो। अगर ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हें वीडियो में चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आई एक्सपेक्टेड कि मोल कंसेप्ट के साथ तुम्हारा जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये तुम्हें समझ में आया होगा। अगर कहीं पर डाउट है, कहीं पर क्वेरी है, तो मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। हाँ, और एक चीज़, ये जो वीडियो का जो पीपीटी है या पीडीएफ फाइल है, ये पीडीएफ फाइल को मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं अपलोड करूँगा। तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी and have a good day.